हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे हमारे चैनल पे ये टेस्ट नंबर 11 होगा। 11 का पार्ट ए हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग अराउंड 70 से 75 नंबर क्वेश्चन तक कवर करेंगे। बाकी हम लोग पार्ट बी में लेके आएंगे, ठीक है, दूसरे वीडियो में। वैसे ये परम आईएएस का टेस्ट है, जो टेस्ट नंबर 2 है, फुल लेंथ टेस्ट है। 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये जो है कम्प्लीटली फुल लेंथ टेस्ट है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे हिंदी वाला कवर करेंगे। बीपीएससी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, दिमाग शांत करना है, रिवीजन अच्छे से करना है और शांत दिमाग से एग्ज़ाम देना है। जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बिहार का स्कोर क्या है। देखिए, यहाँ पे स्कोर पूछा है, रैंक नहीं पूछा है। बिहार का जो रैंक है वो है, बिहार 17 बड़े राज्य में 16 स्थान पे है। मतलब सेकेंड लास्ट जो है वो स्थान किसका है, बिहार का ही है। इसको स्कोर कितना मिला है, इसको स्कोर मिला है 30, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार की किस संस्था को ई मार्केट अवार्ड मिला है। मतलब अमित शाह के द्वारा दिया गया है, तो ये कौन सा है, कम्फेड है, मतलब बिहार राज्य दूध सहकारी संघ को मिला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, शहनाई वादक भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान पर शोध पुस्तक लिखने के लिए किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है, मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी हैं, और इनके जीवनी लिखने के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है, जो बिस्मिल्लाह खां की जीवनी लिखे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को चलाने में मदद करने के लिए किसके नेतृत्व में 12 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। तो ये किया गया है रंजीत बजाज। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। यही नेतृत्व करेंगे 12 सदस्यीय सलाहकार समिति का। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में कह रहा है, राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए किस राज्य की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है। तो ये कौन सा, उड़ीसा राज्य जो है ये शीर्ष पर है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस देश में पहली बार घातक और वबा प्लेग फैलने के बाद 6 मिलियन से अधिक मधुमक्खी मारी गई। तो ये कौन सा देश हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी का रणनीतिकार माना जाता है, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। तो वो कौन है, तो वो है सतिंदर लांबा। तो सही इसका आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो ये बने हैं मोहम्मद शमी। सही आंसर इसका बी। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो ये सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, मुंबई। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए अक्सर कंफ्यूज होकर लोग कौन मारेगा, इंदौर मारेंगे। तो टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार पूछ रहा है, तो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, मुंबई है, ठीक है, जो कि विश्व लेवल पे जारी किया जाता है। स्कॉटलैंड जो है 1 नंबर पे है, बाकी हमारे जो मुंबई है 14 नंबर पे आया हुआ है, ठीक है। और दिल्ली की बात करें तो ये 26 नंबर पे आया हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये कौन बना है, तो ये बने हैं उत्तराखंड, ठीक है, जो 12 जुलाई 2022 को लागू किया गया था, नई शिक्षा नीति जो 2022 में आया था। चलिए, 11 नंबर है, हाल ही में गुलदाउदी सर्वोच्च आदेश से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किसको किया गया है, तो ये किया गया शिंजो आबे को। शिंजो आबे प्रधानमंत्री थे कहाँ के, जापान के, जिनको 2022 में 9 जुलाई 2022 को निधन हो गया उनका। चलिए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर में कह रहा है,
झारखंड के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और एम्स को राष्ट्र को समर्पित किया है? ये कहाँ बना है? तो ये बना है देवघर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक सेकेंड, 13 नंबर। 13 नंबर में कह रहा है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के साथ व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLDT को एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में चीतों को फिर से लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कहाँ से लाया गया है? तो ये लाया गया नाम्बिया से, और जिसमें कितना 8 चीते लाया गया, 8 चीते लाया गया, जिसमें से 4 मेल है और 4 है फीमेल। चलिए अगला क्वेश्चन है 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो ये बन गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कहाँ पे? नेवी मुंबई में है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय विज्ञान संस्था को, जिसको क्या बोलते हैं? IIC बेंगलोर बोलते हैं। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और ये कहाँ पे है? तो ये बेंगलोर में है। 17 नंबर में कह रहा है कि PM मोदी ने स्वावलंब सेमिनार के दौरान स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किया। यह निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ये भारतीय नौसेना से संबंधित है। सही आंसर इसका हो गया बी। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कारगिल युद्ध से जुड़े किस बिंदु का नाम बदलकर गन हिल कर दिया है? तो देखिए .5140 एक जगह था जिनका अभी नाम बदल के क्या कर दिया है? गन हिल रख दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बिंदु 5140 का नाम चेंज कर दिया गया। 19 नंबर में आइए, 19 नंबर में क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए, तो किसके द्वारा लिया गया है? तो ये लिया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत के ट्रेड MMS के सहयोग से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सेंट्रल वर्ल्ड में भारत के दूतावास द्वारा हाल ही में पूर्वोत्तर भारत महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये किया गया दूसरा। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा चेन्नई स्थित GI डेटाबेस में बिहार की वस्तुओं के GI टैग की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार की कुल 14 प्रोडक्ट को मिला है क्या? GI टैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है BPSC की वस्तु से, BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल 11 वस्तु जो है, 14 वस्तु को GI टैग मिला है, जिसमें हस्तशिल्प के क्षेत्र में 6 मिला है, खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में 1 मिला है, कृषि के क्षेत्र में 4 मिला है। ठीक है, अगर हम लोग उत्पाद की बात, जैसे मधुबनी पेंटिंग हुआ, बिहार के सिलवा खाजा हुआ, बिहार की सुजनी कढ़ाई हुआ, बिहार का सिक्की घास हुआ, तो ये सब मिला के टोटल कितने? 14 प्रोडक्ट को मिला है GI टैग। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में क्या कह रहा है? 24 नंबर में कह रहा है, 23 है, बिहार के नए शिक्षा मंत्री कौन है? तो बिहार के नए शिक्षा मंत्री जो है ये भी रामानंद यादव जी हैं, रामानंद यादव जी। ठीक है, लेकिन इसको एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा डॉट है हमको। वैसे हम जो बना चंद्रशेखर को हमको लगता है ये आंसर होना चाहिए, लेकिन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किसको? 24 नंबर में बोध गया को, बोध गया को। 25 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के
समापन समारोह के ध्वजावाहक कौन थे? तो ये थे कौन? निकहत जरीन और अंचल शरद कमल थे। तो सही आंसर इसका कौन सा हो गया? सी हो गया। अगला है, यहाँ पे आ जाइए, तो इंग्लिश वाला है, यहाँ पर आ जाइए। 26 नंबर में कह रहा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने किस टीम को स्वर्ण पदक दिलाया? तो ये देश कौन सा है? तो ये टीम सिंगापुर की टीम को दिलाया। अभ्यास पिच बलेट 2022 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, भारत का पहला 3D प्रिंटिंग कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। ठीक है, IIT हैदराबाद के द्वारा, IIT हैदराबाद के द्वारा, हैदराबाद के द्वारा किया गया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस शहर में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए पहली अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू की है? तो ये किया कहाँ पे? बेंगलोर कर्नाटक में, बेंगलोर कर्नाटक में। सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, शतरंज प्रतियोगिता FTX क्रिप्टो कप 2022 का विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं मैग्नस कार्लसन। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आइए, स्वर्ण भूमि के शासक जिसने नालंदा के एक बौद्ध मठ की स्थापना की और अपने राजदूत के माध्यम से देवपाल से उसके रख रखाव के लिए 5 गांव देने का अनुरोध किया, निम्नलिखित में से कौन सा था वो? तो कौन थे? बलदेव पुत्र थे। ठीक है, बलदेव पुत्र। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। 32 नंबर में आइए, क्या कह रहा है, सल्तनत काल में बौद्ध धर्म का कौन सा रूप प्रमुख था? तो सल्तनत काल में वज्रयान जो था वो सबसे प्रमुख था। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। 33 में आइए, यहाँ पे 33 में कह रहा है कि भक्तिवाद का सबसे पहला ज्ञात पूरा लेखीय साक्ष्य है। तो ये कौन सा है? तो ये है बेसनगर के गरुड़ स्तंभ। ठीक है, बेसनगर के गरुड़ स्तंभ है जो भक्तिवाद का सबसे पहला ज्ञान पूरा लेखीय साक्ष्य है। सही आंसर सी हो गया। 34 नंबर में कह रहा है, इसको थोड़ा ऊपर ले लीजिए क्योंकि नीचे कट रहा है। चलिए 34 नंबर में कह रहा, बौद्ध साहित्य में महाजनपद काल 16 महाजनपद का प्राय उल्लेख हुआ है। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में से किन जनपदों का उल्लेख किया है? तो ये किया है किसका? मगध का किया है। ठीक है, पाणिनि के द्वारा बुक लिखा गया था अष्टाध्यायी, जिसमें मगध का चर्चा मिलता है। उसके बाद आपको अस्मक का मिलता है जो साउथ इंडिया का पहला था और ये नर्मदा बेसिन के आसपास के ये किंगडम था। उसके बाद आता है कंबोज का, बाकी ये छेदी वत्स का नहीं किया हुआ था। ये 3 का उल्लेख मिलता है। तो सही आंसर 34 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, किस भारतीय राजा ने सिकंदर द्वारा नियुक्त सिंध और अफगानिस्तान के प्रशासक सेलुकस को हराया था? तो ये किसके द्वारा हराया गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था। ठीक है, कब? 305 के आसपास। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर 36 नंबर में क्या करा, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी और उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। बी क्या है, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी, बिल्कुल पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा नदी है और पश्चिम में सोम नदी से घिरा हुआ। हाँ, ये कह सकते, ये सही है। ठीक है, पाटलिपुत्रा दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूर्व में गंगा नदी से घिरा हुआ है। नहीं, पूर्व में नहीं, उत्तर में, ये भी गलत हो गया। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य और पश्चिम में चंपा, नहीं, ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा नदी है और पश्चिम में सोम नदी से घिरा हुआ है। चलिए 37 नंबर में आ जाइए, ये इंग्लिश वाला है, हिंदी। हाँ, 37 नंबर में कह रहा है, किस शासक वंश ने मंदिर और ब्राह्मणों को अधिकतम दान दिए थे? मतलब किस शासक के टाइम में जो था वो मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा अधिकतम गांव दान में दिए थे? तो वो कौन सा वंश थे? तो वो थे गुप्त वंश में हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा।
38 नंबर में कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया था। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं लिखा हुआ था। तो देखिए ये लिखा हुआ था, ये भी लिखा था, ये भी, लेकिन ये नहीं लिखा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, जानकी हरनामा जो है ये नहीं लिखा गया था कालिदास के द्वारा, कोई कुमार दास था उसके द्वारा लिखा गया था। 39 में आ जाइए। 39 में है महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो ये अलवर्नी आया था, मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। ठीक है, और ये कब की बात है? 11वीं शताब्दी की बात है, 11वीं शताब्दी की बात है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करा, उसने खेती की भूमि को मापकर राजस्व एकत्र किया। हाँ बिल्कुल, वो खेत की भूमि को माप के टैक्स लिया था, जो भू राजस्व प्रणाली था वो लागू किया था, पहला सही है। दूसरा, उसने अपने पूरे साम्राज्य में राजस्व के उपाय लागू किए थे, नहीं, इन्होंने लागू नहीं किया था, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, उसने प्रांतीय राज्यपालों की शक्ति को समाप्त कर दिया, तो ये सही है। मतलब 1 और 3 जो है सही है और दूसरा जो है ये गलत है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। इसमें कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इसमें प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो ये भू राजस्व व्यवस्था जो थी प्रमुख व्यवस्था थी। 42 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश के अंतर्गत लगभग 30 वर्षों के सड़क पर अपने कैरियर के दौरान उन्होंने पूर्वी गोलार्ध की चौड़ाई को पार किया, लगभग 44 आधुनिक देश के बराबर क्षेत्रों का दौरा किया और अपने पीछे लगभग 73,000 मील की दूरी तय की। पूर्व आधुनिक काल का विश्व का सबसे बड़ा यात्री जिसके बारे में उपयुक्त परिच्छेद संदर्भित करता है, तो ये कौन थे? तो ये थे, किसके बारे में कहा गया? ये इब्न बतूता के द्वारा इसी के बारे में कहा गया। और ये कहाँ से आए थे? इब्न बतूता कहाँ से आए थे? ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में है 18वीं शताब्दी में भारत में लड़ी गई लड़ाई का सही कर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब देखिए इसमें देखिए वननिवास का युद्ध है, सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर है बी। यहाँ पे क्या है, अंबुर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1749 में हुआ था, 1749 में हुआ था। दूसरा क्या है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। फिर वननिवास की लड़ाई कब हुई थी? तो वननिवास की लड़ाई हुई थी 1760 में, 1760 में हुआ था। फिर आता बक्सर का युद्ध 1764 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन। लोक निर्माण विभाग 1845 से 1855 में किसके द्वारा गठित किया गया था? तो इस टाइम में कौन थे गवर्नर जनरल हमारे इंडिया के? तो लॉर्ड डलहौजी। तो सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने मुसलमानों को जीतने और उनके कांग्रेस के खिलाफ बनाने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली का इस्तेमाल किया? तो कौन थे? तो वो 45 नंबर है, तो वो लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो। सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही मॉडल मिंटो रिफॉर्म लाया था कब? 1919 में, और यहीं पे प्रथम बार मुस्लिमों के लिए अलग सीट दे दिया गया था। तो यहीं से कहीं ना कहीं मुस्लिम और हिंदू में क्या हुए थे? दरार पड़ गए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आंसर दीजिए। तो देखिए दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सबसे प्रभावी योगदान यह था कि उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया। ये बिल्कुल सही है, कितना शोषण कर रहे हैं ये बताए लोगों को बुक के माध्यम से। दूसरा पॉइंट है प्राचीन भारत ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीय आत्मविश्वास को पुनः स्थापित किया। तो नहीं, ग्रंथों के बारे में इसका नहीं व्याख्या की, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। किसी अन्य चीज़ से पहले सभी सामाजिक बुराई को उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिए। तो नहीं, ये भी नहीं दिए, बट ये जो ले जा रहे थे यहाँ से धन दौलत, उसके बारे में जागरूक किए लोगों को। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1। तो ये हो गया कितना नंबर? 46 नंबर। अब हम लोग आते हैं 47 नंबर में। चलिए 47 नंबर यहाँ से, चलिए यहाँ पे दावा और कारण से क्वेश्चन है।
तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर क्लियर होगा। चलिए, कह रहा है कि 1857 में स्वतंत्रता का पहला युद्ध ब्रिटिश सरकार से आज़ादी हासिल करने में असफल रहा। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1857 का युद्ध जो सफल नहीं रहे। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ के मोस्ट ऑफ द राजा महाराजा और जो थे वो अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रहे थे। अगला है कारण, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लोकप्रिय समर्थन नहीं था और महत्वपूर्ण राज्य के अधिकांश भारतीय शासकों ने संघर्ष में भाग लिया। ठीक है, तो ये दोनों सही है और इसके व्याख्या भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, डेविस हारे और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो डेविस हारे और राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ है। ठीक, ये कब की बात है? 1817 की बात है। एक लॉर्ड मैयो कॉलेज की भी स्थापना हुई थी अजमेर में, वो हुआ था कब? 1875 में। ठीक है, चलिए आगे है 49 नंबर। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज का स्थापना 1835 में हुआ था? नहीं, पहला ही गलत। कब हुआ था? 1875 में। तो पहला देखिए किस में है, इसमें तो ऐसे छट गया। दूसरा क्या कह रहा है, लाला लाजपत राय ने अपने सामाजिक सुधार कार्यक्रम के समर्थकों में वेद के अधिकारों के लिए आर्य समाज की अपील का विरोध किया? नहीं, ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे लेकिन उन्होंने अपील नहीं की। ठीक, दूसरा भी गलत हो गया। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने स्त्री शिक्षा के लिए अभियान चलाया? ये बिल्कुल सही है, 4 नंबर सही है। चौथा नंबर है, विनोबा भावे ने शरणार्थियों के बीच काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की? ये भी सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? डी। 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ठीक है, जो कि कहाँ पे बने थे? तो यह 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इनको बनाया गया था। ठीक है, चलिए, और इसी अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाए थे इसी सत्र में। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें स्वदेशी शिल्पकारों के शिल्प और उद्योग के पुनरुद्धार में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। तो ये दोनों कथन इसमें क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए, दोनों कथन सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किस क्रांतिकारी ने यह कथन दिया था कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करो, पूरे एंग्लो अमेरिकी दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाओ? ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। 53 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित घटनाओं का काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो 53 नंबर में कह रहा है, चलिए पहले क्या हुआ था ये हम लोग देख लेते हैं। पहला है क्या? सैमन कमीशन की नियुक्ति। सैमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 1927 में, आते आते 28 हो गया। जालियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 में। और फिरोज शाह का मृत्यु कब हुआ था? 1915 में। तो इसको मिला लीजिए अपने। सबसे पहले क्या हुआ था? फिरोज शाह की मृत्यु हुई थी 1914 में। तो 4 किस में है? इसमें है और इसमें। उसके बाद क्या होता है? फिरोज शाह मृत्यु के बाद जालियांवाला बाग, मतलब दूसरा। 4 के बाद दूसरा। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, यह किसने कहा था कि संविधान में मसौदे में भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक बड़े हिस्से को पुनः प्रस्तुत किए जाने के आरोप के संबंध में मुझे क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये क्या कहा गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया थी। क्रिप्स मिशन के प्रति भारतीयों को निराश? बिल्कुल सही। जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ था तभी उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया गया था। कब? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है, भारत पर जापानी हमले का खतरा? बिल्कुल,
क्योंकि जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो अंग्रेज़ों ने वो अपने तरफ से इंडिया को भी घोषित कर दिया, और विपक्षी में थे कौन? जापान, और इंडिया में कौन थे? तो अंग्रेज़ थे। तो जापान का मतलब इंडिया पे हमला करना बनता था, ठीक है, या उसका खतरा था, ऐसा कह सकते हैं। तीसरा नंबर में गांधी जी के लेखों द्वारा देशवासियों को हिंसक तरीके अपनाने का लिए उकसाना नहीं। गांधी जी कभी भी हिंसा के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त 1942 के प्रस्ताव में पारित कारण था भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल सही। तो इसमें क्या होगा? 3 नहीं होगा, बाकी सही होगा 1, 2, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। 55 नंबर था ये। आइए 56 नंबर में यहाँ पे होगा। 56 नंबर में क्या कह रहा है? वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र जी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। त्रिपुरी कहाँ पर है? तो ये त्रिपुरी है कहाँ? जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर एमपी में, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला है 57 नंबर, कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1942 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, बिल्कुल सही है ये। इन्होंने 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था। उसके बाद इसमें प्रत्येक अल्पसंख्यकों को एक अलग मतदान के आधार पर निर्वाचित होने के लिए विधायिका में कई सीटों की अनुमति दी। तो ये भी दोनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, और इसकी सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, 21 जून को सूर्य का क्या होता है, या 21 जून को सूर्य कहाँ होता है? देखिए अगर एग्जैक्टली हम लोग बात करें तो 21 जून का इसका, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसका जब हम सॉल्यूशन पढ़े तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। 21 जून को तो वैसे तो कर्क रेखा पर सूर्य होना चाहिए, है ना, मकर रेखा पे तो लंबा तो होगा नहीं। तो इसका सही आंसर दिया है ए, ठीक है, ए दिया है। आर्कटिक सर्किल में 36 के नीचे सेट नहीं होता है। पता नहीं क्या कहना चाह रहा, तो इसका एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है? तो देखिए जितना भी देख रहे हैं इसमें सब ज्वालामुखी है, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो कौन सी है? तो ये है माउंट कोटापेक्सी। ये कोटापेक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना है और फ्यूजियोनामा है। तो फ्यूजियोनामा कहाँ पे है? जापान में है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग और बात करें कोटापेक्सी का, तो ये कहाँ पे? इक्वाडोर में है, ये इक्वाडोर में है, और ये कहाँ पे? इटली में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक को छोड़ के 2, 3, 4 हो जाएगा। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित को मिलाइए। तो गिब्राल्टर की खाड़ी कहाँ पे है? तो देखिए गिब्राल्टर की खाड़ी जो है अफ्रीका और यूरोप के बीच है, ठीक है, अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। तो ए को कौन सा हो जाएगा? 2, 3 हो जाएगा। दूसरा मलाइका जल संधि क्या करता है? तो मलाइका जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है, तो 2 का 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद बेरिंग स्ट्रीट जिसको बोलते हैं वो कहाँ? एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका किसका हो जाएगा? चौथा। उसके बाद हरमुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर था ये, 61 नंबर में है यहाँ पे। पाल घाट किसके बीच स्थित है? तो पाल घाट जो स्थित है वो कहाँ पे? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है पाल घाट, ठीक है। पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट ये सभी पश्चिमी कोस्ट में या पश्चिमी कोस्ट में ये सारे हैं पाल घाट, ठीक है। तो पाल घाट हो गया, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच हो गया। और देखिए पाल घाट का भी बात की, भोर घाट हो गया नासिक उसी के आसपास है महाराष्ट्र में। और फिर अगर थाल घाट की सबसे हम लोग उत्तर में अगर जाएँ तो गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास है, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोट का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। तो 62 नंबर है, देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है। देव प्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा जो आके मिलती है वो कहाँ पे मिलती है? देव प्रयाग में। दूसरा है रुद्र प्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा का
संगम स्तन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी कहाँ की मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है बद्रीनाथ से कौन सी नदी गुजरती है? अलकनंदा, तो ये भी सही है। चौथा क्या है? केदारनाथ को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ माना जाता है? नहीं, ये क्या है? गलत है। बाकी 1 2 3 सारे सही है। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? 62 का ए हो जाएगा। 1 2 3। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाके फिर से मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसुंदरम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो ये नदी कौन सा है? तो ये नदी है कावेरी नदी। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। 64 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी भूमि से घिरी नदी है? तो जो नदी दिख रहा है इसमें लूनी नदी जो है भूमि से घिरी नदी है। ठीक है। यह अजमेर के आसपास से निकलती है और अरावली पर्वत होते होते लगभग 320 किलोमीटर दूरी तय करती है और रन ऑफ कच्छ में ये समाप्त हो जाती है। ये नदी कौन सी है? लूनी नदी। 65 नंबर क्वेश्चन का रहा है गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर मानसून की वर्षा कम होती है। बिल्कुल सही कह रहा है। अब एक बार इसको देख लीजिएगा, इसका सही आंसर ए दिया है। गंगा के मैदान में नमी धारण करने वाली मानसूनी पवनें ऊपर की ओर बहती है। तो दोनों कथन इसका जो है सही है। 67 नंबर में आइए, यहाँ पे होगा क्या कह रहा है 66 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है? तो देखिए इस टाइम में क्या हुआ था कि प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था। ये बिल्कुल सही है। मुसलमान के लिए एक अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी? नहीं। ये कब किया था? तो ये 1909 के जो आया था मॉडल इंटो रिफॉर्म, उसी में दिया गया था। बाकी इसमें क्या किया था, उसी चीज़ को एक्सपेंड किया था। इसमें सिख ईसाई सब के लिए एक क्या कर दिया था, एक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का गठन कर दिया गया था। केंद्र द्वारा प्रांत को विधायिक शक्ति की हस्तांतरण किया था। तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है। तो देखिए कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हो गया सी। 67 नंबर क्वेश्चन का रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जो दावा है और कारण है। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि पहला कह रहा भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। ये भी सही है। भारतीय संविधान में कुछ मांगा हुआ विशेषताएं हैं। तो देखिए ये दोनों सही है, ठीक है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो गया बी हो गया। 68 नंबर में आइए। 68 नंबर में क्या कह रहा 68 नंबर में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। तो एक में क्या है, अनुच्छेद दिया है, यहाँ पे सामग्री दिया हुआ है। तो देखिए 68 में कह रहा है क्या, पहला है 54 अनुच्छेद क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव है क्या है। तो ये जो सूची अनुच्छेद 54 जो है इसमें भारत के राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित प्रावधान दिया है। तो ए का 1 हो जाएगा, यानी आंसर ए या तो बी होगा। दूसरा क्या, अनुच्छेद 75 में क्या है, तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और कैबिनेट की नियुक्ति है। तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ। फिर सी में आइए। सी में क्या है, अनुच्छेद 155। तो अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। तो क्या हो गया, 3 हो गया। तो सही आंसर इसका ए हो गया। डी का देख लीजिए क्या है, अनुच्छेद 164। इसमें क्या है, तो इसमें देख किसी राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। तो सही आंसर इसका हो गया ए। 69 नंबर क्वेश्चन का रहा है नए राज्यों के गठन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें सी कथन जो है ये सही नहीं है, बाकी सब जो है सही है। संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है, बिल्कुल सही। इस तरह के कानून में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची से संशोधन से प्रावधान होंगे, ये भी सही है। ये दूसरा गलत है। इस तरह के कानून को लागू करने के लिए कोई विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे उन राज्य के विधानमंडल को नहीं भेजा गया है जिसके क्षेत्र सीमा या नाम प्रभावित होते हैं। तो ये सारे सही है और एक ही क्या है, गलत है, जो कि नंबर सी का है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। इसमें कह रहा है अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान में लिखा हुआ है। यह लोकतांत्रिक है नहीं, यह एक लोक कल्याण है नहीं, डीपीएसपी की बात होता तो हो सकता था।
व्यक्तिगत विकास के लिए यह आवश्यक है, तो ये भी सही है। तो 1 और 4 सही है। और ये देख लीजिए, संसद इसके खिलाफ कानून नहीं बना सकती है, नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 5 कहाँ पे है? 1, 4, 5, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक के सिद्धांत में शामिल है? तो कौन सा शामिल है? 71 का देखिए, मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध है, नहीं। ये फंडामेंटल राइट है जो कि 23 में मेंशन है, तो ये तो नहीं है, पहला गलत हो गया। दूसरा, नशीली पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य दवाइयों को औषधि उद्देश्य को छोड़कर खपत पर प्रतिबंध, तो ये है, क्योंकि ये है अनुच्छेद कितना 47 में मेंशन है, और 36 से 51 तक क्या है? DPSP है, तो ओनली क्या हो जाएगा? 2। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 72 नंबर का रहा है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, तो कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, नहीं। ये कहाँ पे? प्रेसिडेंट में निहित होती है। प्रधानमंत्री लोक सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो नहीं। इसमें क्या होता है? इसका पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, इसमें कैबिनेट सचिव होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता। तो दोनों क्या है? गलत है, ना तो ए ना ही बी। तो चलिए यहीं पे आज का सेशन ख़त्म कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अगर आपको लगा कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत या गलत हम मार्क कर दिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।